अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हर कुछ महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी खबर आती है जिसके फिर नतीजे में आप देखते हैं कि मीडिया पर बहस होती है, मीडिया उसको रिपोर्ट करता है, सम टाइम मॉरल पैनिक भी क्रिएट किया जाता है। कुछ दिन दानिश्वर उसके ऊपर दानिश्वरियां भी करते हैं, लोग सामने लिखवा के दूसरों से उसके हवाले से बताते हैं कि जनाब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये सब कुछ होता है, लेकिन असल जो मसला है उसके ऊपर बात नहीं होती। अगर आप हालिया दिनों में देखें, मीर रजा कत्ल केस कराची को आप देख लें, उसके हवाले से आप बताया जा रहा है कि उस केस में बहुत सारी कोताहियां हुई, सही तरीके से तफ्तीश नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता था। इसी तरह हम देख रहे हैं कि लाहौर से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पुलिस कस्टडी में 2 नौजवान लड़कियों का इंतकाल हो गया। उसकी क्या वजह बनी? उससे पहले एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक रेप का केस रिपोर्ट हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर कुछ दिन तो हमारी तवज्जो रहती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जो असल मामला है उसके ऊपर हम बात नहीं करते। मामला क्या है? मामला यह है कि यह मीर रजा का कत्ल केस हो जाए या कोई और इस तरह का केस हो जाए, ये सारी तो अलामात हैं। असल इशू ये है कि क्या ये सिस्टम इस काबिल है कि ये मामलात को सही तरीके से चला सकता है? क्या इस सिस्टम के अंदर इतनी सख्त है कि चीजों को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जा सके? जब तक आप जो मेन मुद्दा है, यानी वो जो वोट की इज्जत की बात होती है, आइन की अमलदारी की बात होती है, और बहुत सारे लोग करते हैं और सारी सियासी जमातें करती हैं, जब तक वो सारा मामला हल नहीं होगा तो हर कुछ महीनों के बाद, हर कुछ सालों के बाद एक आधी स्टोरी हम उठा लेंगे, उस पर हम मॉरल पैनिक क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन वो मसला जो है खत्म नहीं होगा। हां, इलामात के ऊपर डिस्कशन होती रहेगी। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि मीर रजा का कत्ल केस हो जाए या मीर मुर्तजा भुट्टो साहब के साथ जो कुछ कराची में हुआ, क्या उस वक्त उसकी सही अगर मामलात को देखा जाता, इन्वेस्टिगेट किया जाता, उस वक्त चीजों को बेहतर कर लिया जाता, तो क्या चीजें इस नहज पे पहुंचती? इसी तरह आप 90s के लाहौर के अंदर देख लें, बहुत सारे पुलिस मुकाबलों का जिक्र किया जाता है, इसी और भी बहुत सारी चीजें जिनका हम यहां पे जिक्र कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये सारे वाकयात अलामात हैं। असल इशू यह है कि आइन और कानून की जो अमलदारी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा अगर आप सियासत की बात करें तो तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जा रही है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के दोस्त नून लीग के ऊपर काफी ज्यादा गिले शिकवे कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया मुबैना तौर पर आजाद कश्मीर में, उसको साफ एंड शफाफ इलेक्शन नहीं करार दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और मामला हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। इन सारे मामला पे करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब राना एहसान अफजल साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। शर्मिला, आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब भी हमारे साथ हैं। बप्पी साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं जरा शर्मिला फारूकी साहिबा से शुरू करना चाहूंगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, एक तो ये जो मीर रजा कत्ल केस है उसके ऊपर भी अगर आप कॉमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो आप लोगों का शिकवा है इस वक्त नून लीग से, एक तरफ आप उनके इत्तेहादी भी हैं, लेकिन बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, दोनों साइड से इल्जाम लग रहे हैं। उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप भी उसमें बैठी हुई थी, तो ये कोई मामला अब सेटलमेंट की तरफ जा रहा है? क्योंकि जो ऐवान सदर में एक समरी रुकी हुई थी जजेस की तैनाती की, वो तो आ गई है, नोटिफिकेशन हो गया है, तो क्या चीजें अब नून लीग से आपकी सेटल हो गई हैं? जी शुक्रिया काजमी साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बड़ी हैरानगी की बात है कि गिलगित बाल्टिस्तान का इलेक्शन हो, एजेके का इलेक्शन हो या कोई और मामला हो, घुमा फिरा के पंजाब की जानिब से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बयानात आते हैं, तो उसमें बिलखुसूस कराची का जिक्र जरूर आता है। आई डोंट नो व्हाई, चाहे उसकी रेलेवेंस हो या ना हो। आपने अगर मुवाजना करना है कराची का और कराची के साथ दीगर शहरों का, पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, वो फिर एक अलग से एक किताब लिख दें उसके ऊपर। लेकिन जीबी के इलेक्शन में जो तमाम कैंपेन थी पीएमएलएन की, इट वाज ऑन कराची। एजेके के अंदर भी यही मामलात थे। अब पंजाब की जानिब से जब भी कोई बात की जाती तो सबसे पहले कराची के अंदर बारिश हो जाए, कराची के अंदर कोई इश्यू हो जाए, कराची के अंदर खुदा ना खासा कोई इंसिडेंट हो जाए, तो वो पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा एक मामला बन जाता है और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है इसके ऊपर। देखिए ना, इस तरह तो फिर अगर हम बैठ जाएं बात करने के लिए, आपने मीर रजा केस का जिक्र किया, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक केस, और अनफॉर्चुनेटली एक ऑटोप्सी हुई, फिर दूसरी ऑटोप्सी हुई, और दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ थी।
बहरहाल अब एक जुडिशल कमीशन बन गया है और मामला सब जुडिस हो गया है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगी, लेकिन मैं उनके लवाहिकीन के साथ उनके गम में, उनकी तकलीफ में शरीक हूँ। और मैं समझती हूँ कि जुडिशल कमीशन को बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से मालूम करना चाहिए कि आया एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब तो शायद क्योंकि जो एमएलओ है वो पहली ऑटोप्सी रिपोर्ट के ऊपर खड़ा है, वो कहता है जी सुसाइड है। जो दूसरी ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो कहती है कि जी टॉर्चर भी हुआ है और पीछे से गोली भी मारी गई है। तो मैं खुद इस शशोपंज में हूं कि आखिर हुआ क्या है और इसके पीछे किन का हाथ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लड़का मकरूज था, कुछ ये कहते हैं कि कोई और इश्यूज था। तो मुनासिब नहीं है कि मैं इसके ऊपर कोई हतमी बात करूं, बिकॉज मुझे खुद हकाइक के बारे में आपकी तरह और बाकी कौम की तरह नहीं मालूम। लेकिन इसके ऊपर भी इस केस को लेके भी कराची को और फिर पूरी सिंध गवर्नमेंट को बड़ी उसकी लानत मलामत की गई। तो भाई इस तरीके से तो फिर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक मेंटली चैलेंज लड़की का रेप किया गया एक एएसआई ने, जहां पर मैं आज भी सुन रही थी कि वहां की वजीर आला बैठी थी और बड़ा अच्छा लगा मुझे, उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए रेड लाइन है खवातीन के मामलात, उनकी इज्जत और खवातीन के लिए हम फला 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 काम करें। लेकिन आपकी पंजाब पुलिस जो मुहाफिज होती है लोगों की, वही अगर थाने के अंदर एक मेंटली चैलेंज लड़की का रेप करेगी तो सबसे पहले तो रेड लाइन वहां से शुरू होनी चाहिए। फिर और पुलिस स्टेशन के अंदर 2 बहनों का उनकी मौत होती है, पुरअसरार मौत होती है। और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आती गई थी, दोनों बहनों को हार्ट अटैक हो गया, जवान लड़कियां और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है ना। फिर बातें करने के लिए अनफॉर्चुनेटली फिर हम भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं और हम करेंगे। अब बात यह है कि आपने कहा कि मैं जरा राना एहसान अफजल साहब से इसका जवाब ले लूं। शर्मिला मैं आपके पास वापस आऊंगा। राना साहब आपने सुना, जब भी कोई बात होती है आप लोग कराची पे तनकीद करते हो, जैसा मैंने कहा कि एक मॉरल पैनिक तो क्रिएट हो जाता है एक आधी स्टोरी पे, लेकिन जो सिस्टम के अंदर नकाइस हैं, जिस तरह आज लाहौर में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, कोयटा में हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। वो उसी तरह वो चल रहे हैं। एक आधी स्टोरी आती है, 3-4 दिन डिस्कशन होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसके बाद मामला उसी तरह चलता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सिस्टम के अंदर या जो ये अदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां कोताहियां हैं। पहला स्टेप तो ये कि हम उनको तस्लीम करें वो हैं, एडमिट करें कि एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, पंजाब का अगर आप देखें तो जब से मैडम मरियम नवाज साहिबा आई हैं, एक तो उन्होंने सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, यानी कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ लेके गई हैं। जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ जाएं। अब सेफ सिटी से क्या है कि अगर कोई डकैती होती है, कोई इंसिडेंट होता है, या आपने सीसीटीवी जो है ओवरऑल इंप्लीमेंट किया, पंजाब हुकूमत ने ये भी किया, एंड द क्रेडिट गोज टू मरियम नवाज, कि जो कमर्शियल दुकानें उन पे इन्फोर्समेंट की है कि उनके सीसीटीवीज लगे हों और फिर इंश्योर किया। तो अब कोई भी हादसा होता है तो उसको ट्रेस करना आसान हो जाता है। एक तो क्राइम के पीछे जाना, प्रीएम्प्ट नहीं आप कर रहे, लेकिन क्राइम के, क्रिमिनल के पीछे जाना आसान हो गया। वो आपने देखा जो खवातीन को जो छेड़ते हैं लोग, वो पकड़े जाते हैं बिकॉज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं मुजरिम क्या है। अब ये जो बात है कि जो रेप हुआ, इट इज अ फेलियर, इट्स अ फेलियर कि वहां एक ऐसा सिस्टम था कि वो खातून को लेके, और भी पुलिस वाले होंगे उसके, उनकी वहां हाजिरी में पुलिस स्टेशन में ये होना, इट्स अ बिल्कुल, इससे बड़ा क्या इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन अब क्या करिए पंजाब हुकूमत, अब पंजाब हुकूमत जो है वो कैमरे पहना रही है कि पुलिस वाला जो है उनके पास बॉडी कैम्स होंगे। इससे क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है उनकी वो मॉनिटर होना शुरू हो जाएगी, तो वहां से चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी कि उनका बिहेवियर कैसा है। अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी के साथ, अगर किसी को पकड़ रहे हैं तो क्या उसके वो राइट्स को मजरू तो नहीं कर रहे। तो ये दिस इज व्हाट मरियम नवाज इज डूइंग, शी इज इंप्रूविंग द सिस्टम। और फिर ऑब्वियसली एक सख्ती है। अब आपने ये देखा कि जब पता चला तो पूरे जो है वो जितने भी लोग थे थाने में उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसमें प्रॉब्लम कहां आता है? देखिए, छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप समझते हैं कि आइसोलेशन में आप आइन और कानून का एक यूटोपिया क्रिएट कर लेंगे? जब आप सियासी मुखालफिन को उनके आईनी राइट्स नहीं दे रहे, उनकी
मुलाकातें नहीं करवा रहे, जो मुल्क में ओवरऑल सिचुएशन, वही जो मैंने शुरू में कहा कि हम क्यों ये समझते हैं कि हम 2-3 जगहों पे एक आइडियल निजाम बना लेंगे। आइडियल निजाम बनेगा तो वो हर किसी के लिए बनेगा। अगर घर महफूज होगा तो वो ओन अब्बास बपी का भी होगा और अटॉर्नी जनरल का भी होगा। अगर ओन अब्बास बपी के घर में पुलिस जाएगी तो फिर एक दिन अटॉर्नी जनरल के घर में भी। अब आप एक वो ब्रॉडर सब्जेक्ट के ऊपर, मैं ब्रॉडर ही बात कर रहा हूं ना, मैं उस स्टोरी से मैं जिस तरह मैंने कहा कि ये तो अलामात हैं, बीमारी जो है वो बड़ी है। अब आप ये कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी लीडरशिप है, वो मिलके काम करें या वो सिस्टम को ठीक करें, सिस्टम को मिलके ठीक करें ना। अब उस पे अब आ रहे हैं कि कंसेंसस के साथ चलें। और तो देखें उसमें प्रॉब्लम क्या है, ताली देखें 2 हाथों से बजती है। ठीक। खान साहब का मसला ये कि वो अपने सियासी हरीफों के साथ ना बैठ सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब का जो नैरेटिव है वो ये कि वो फरिश्ता है, ही इज द ओनली सोल्यूशन टू पाकिस्तान, बाकी सारे क्रिमिनल्स हैं। और ये उनका नैरेटिव रहा है। और वो इसी बुनियाद पे, जब वो वजीर आजम थे तब भी यही था, जब वो ऑपोजिशन में तब भी यही है। तो वो तो देखें एक इनफ्लेक्सिबल आदमी है जो सियासत के लिए शायद बना ही नहीं था। और शायद उसके लिए पूरे पाकिस्तान, अगर उसने आना है तो सारों को, बाकियों को आप फारिग कर दें या मुल्क से बाहर भेज दें तो तब वो चल जाए, वरना वो ना चले। तो देखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट विद PMLN, द प्रॉब्लम इज नॉट विद पीपल्स पार्टी। हमारे जो भी इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन हम मिलके काम करना भी जानते हैं। खान मिलके काम करना नहीं जानता। ठीक। तो ये तो देखें, ये अनफॉर्चुनेट है। और हम तभी कहते हैं कि जितना नुकसान खान ने जमहूरियत को पहुंचाया, किसी ने भी नहीं पहुंचा। और वो क्या वजह है? देखें, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई जाती कोई लड़ाई तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा रिलेशनशिप बना देंगे कि हम बैठ के बातचीत ही ना कर सके, तो फिर तो देखें, फिर मैं बपी साहब से पूछता हूं। ओन अब्बास बपी साहब, आपने सुना कि सिस्टम के अंदर अगर बेहतरी करनी है तो ऑब्वियसली सबने मिलकर काम करना है। आपके हवाले से जो तनकीद की गई वो आपने सुनी। आप समझते हैं कि ये एक फेयर एनालिसिस है राना साहब का आपके हवाले से, आपकी सियासत के हवाले से? जी काजी साहब, आखिरी सवाल का क्या हिस्सा था, दोबारा कीजिए। जी आवाज कट गई। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने सुना कि राना साहब भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो मिलकर किसी हद तक काम करते हैं सिस्टम को बेहतर करने के लिए, लेकिन आप बीच में रुकावट बने हुए। आपने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है या 1.5 फुट की, आप किसी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो सिस्टम में कैसे बेहतरी आ सकती है जहां पे एक आप जैसी पॉलिटिकल पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंतशार डालने की कोशिश करती है बस? मैं काज़मी साहब हैरान हुई और परेशान हूं कि अगर तो रूटीन में आजाद कश्मीर के इलेक्शन ना होते और उस वक्त बिलाल भुट्टो जरदारी साहब नस्ल दर इनको फॉर्म 47 की पैदावार ना करा देते और आसिफ अपना क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी को करप्शन की एक बहुत बैठा रह गया, ठीक है हम पीटीआई वाले बड़े मिसफिट हैं इस निजाम में। लेकिन इस स्टेटमेंट्स के बाद मैं समझता हूं कि पीटीआई के अलावा तो कोई और पॉलिटिकल जमात है भी नहीं। ये जो 1 पेज पॉलिसी होती है ना काज़मी साहब, जो कि आज दोनों जमातें इस वक्त बहुत मजा ले रही हैं इसके ऊपर और बड़े जबरदस्त तरीके से लेके जा रही हैं, ये इंसान को खराब कर रहे हैं। आज इस फख्र से कम से कम मैं कह सकता हूं कि इमरान खान वाहिद वो पार्टी है, वाहिद वो लीडर है जो 1 पेज के ऊपर आज कम से कम, मैं आगे पीछे की बात नहीं कर सकता, आज कम से कम ना उसकी जमात ना वो उस पर बिलीव नहीं करते। आज हम निजाम को चैलेंज कर रहे हैं, वरना काज़मी साहब यकीन करिए एक रात चाहिए अगर आपने सेटलमेंट करके निजाम के साथ हाथ में लाना हो तो एक रात चाहिए, अगले दिन निजाम भी खुश हो जाएगा और आप भी मजे लेने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसमें अवाम को तकलीफ हो जाएगी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आपने इतने सारे इश्यूज को रेज किया, मीर रजा का और बाकी ये जो लाहौर में हुआ, यकीन करिए मैं कभी कभी ना इन पे मुझे ना अफसोस भी साथ होता है। पाकिस्तान में रोजाना कोई ना कोई एक वाकया होता होगा, डेली के बेस पे होता, और लेकिन उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता, उसके बाद किसी को याद नहीं रहता। सब एक नैरेटिव की हद तक पॉलिटिकल प्लेइंग टू द गैलरीज की हद तक तो होता है, इससे आगे बात ही नहीं आती। आपको कितना इवेंट याद है? अली डार का एक इवेंट हुआ था, डज एनीबॉडी रिमेंबर्स कि वेयर इज अली डार नाउ? वो गिरफ्तार है, वो छूट गया है, वो फॉरेस्ट खवातीन किधर गई हैं, किसी को याद नहीं। यस, आज के दिन रजा डार कौन सा रजा डार? जी मैं नाम भूल गया जी। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब पाकिस्तान में किसी भी की भी शेल्फ लाइफ इतनी होती है और उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि जी मीर रजा के साथ क्या हुआ, 2 दिन के बाद किसी को याद नहीं होगा वो, क्योंकि वहां पे एक वकील साहब हैं जो कि इस इशू को उठाते हैं, उस वजह से शायद वो अलाइव है, अदरवाइज 2 दिन बाद किसी को भी याद नहीं होगा। अब कल का जो पिंडी का इवेंट है जिसमें हमें अचानक से ना वो कॉर्नर कर दिया गया,
अब अदरकाज जो एक बड़ा बड़ा पेनफुल है, यकीन करें, मतलब एक वन ऑफ इंसिडेंट है, किसी का एक जाती कोई इशू हो सकता है जिसपे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, पता नहीं किस मकसद के तहत किसने उसको फैसिलिटेट किया, एक इवेंट हो गया, लेकिन फॉरेन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके फौरी तौर पर बगैर किसी तहकीक के हमें दहशतगर्द बना दिया। यानी कि अगर सऊदी कोई आके 9/11 का अटैक करते हैं और वहां जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरता है तो सारी दुनिया ये नहीं कह सकती कि सारे सऊदी दहशतगर्द है। आई मीन कोई किसी के साथ भी किसी के साथ अटैचमेंट हो सकती है। 10,000 लोग मेरे वाकिफ होंगे, अगर उनमें से कोई कुछ करे तो आप मुझे थोड़ा पकड़ लेंगे, लेकिन फौरन क्योंकि सिस्टम को एक कमजोर नींव नजर आती है, क्योंकि हमारा लीडर भी जेल में और हम भी क्योंकि इस वक्त इसके साथ लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जिस वक्त लड़ने की बात करते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो लड़ जाए, जिससे लड़ने की बात करते हैं फौरन कहते हैं ये तो जनाब गद्दार है, ये तो इनकलाबी, ये तो जत्था है, ये तो जनाब सिस्टम को लड़ना चाहता है। बपी साहब इशू ये है, बपी साहब आपके ऊपर जो इल्जाम है वो ये है कि आप लोगों का जो बयानिया है, आप जिस किस्म की रेटरिक समटाइम आपकी तरफ से आती है, उसकी वजह से आपके वर्कर का जहन पोल्यूट हो रहा है और वो फिर इस किस्म की हरकत करता है। तो ये आप पे तनकीद है कि आपका बयानिया बड़ा सख्त है, आप इदारों को टारगेट करते हैं, सियासी मुखालफिन को टारगेट करते हैं, किसी के साथ बैठते नहीं है, तो जिसकी वजह से इंतहा पसंदी आ रही है आपके सपोर्टर्स में। अच्छा, एक अर्ज करता हूं जी काजमी साहब, माजर के साथ बार बार ये कहा जाता है कि हम किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं क्योंकि हम पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। यकीन कह रहे हैं मुनाफिकत अगर करनी हो तो 1 मिनट की बात, आवाज के ऊपर बात करें तो हम क्यों नहीं बात करना चाहेंगे। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे देता हूं, जब पिछली दफा बातचीत होने के लिए एक हमारी जो मुलाकात हुई थी आज को 6-8 महीने साल पहले, जब पॉलिटिकल, उन्हीं दिनों में बहनों की मुलाकात बंद कर दी गई थी, उन्हीं दिनों में खान साहब को क्या तनाई में डाल दिया था। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है सिस्टम के दरमियान और हमारे दरमियान, ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसका जो सबसे बड़ा कसूरवार है, जितना भी आप हमें ठहराएं, इसका बड़ा सबसे बड़ा कसूरवार ये जो हुकूमत में लोग बैठे। आई मीन कल सारी डिस्कशन ये हो रही थी कि फलाने ने क्या कह दिया और फलाने ने क्या कह दिया और पीटीआई की इनफाइटिंग, किसी ने ये सवाल ही पूछा कि यार ये सारा वजह चल क्या रही। इमरान खान की एक मुलाकात सारी चीजें खत्म हो जा सकती थी, लेकिन हमारी क्योंकि तमाशा देखने का सबको शौक होता है और असल इशू की तरफ डाइवर्जन करनी है, तो किसी ने पूछा कि यार एक शख्स को कहते तनाई में उसकी बीवी को डाला है, एक मुलाकात करके उसकी शक्ल दिखा दो, बात खत्म, हम दोबारा पूछ ही नहीं सकेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि सिस्टम खुद को इतना मजबूत दिखाता है कि उसको चैलेंज करने के लिए जब आप बात करें तो कोई राइट्स की बात नहीं होती, और जब कहीं से कोई ऐसा चीज ऊपर नीचे हो जाए तो सारे आइन और कवानीन और उसकी अमलदारियां, पूरी 1973 का आइन हमारे सामने उठ के सामने आ जाता है। अब कश्मीर में जो कुछ हुआ है आज, आप बपी साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं जरा ब्रेक ले लूं एक। बपी साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। शर्मिला, हम जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली नून लीग और इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं और कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ आगे एहतजाज करने जा रही है उनकी भी ख्वाहिश है कि आप लोगों से भी बातचीत हो, आप लोगों से भी राब्ता हो। तो आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है? क्योंकि मैंने खुद सोहेला अफरीदी साहब से पूछा, उनका इंटरव्यू किया इसी हफ्ते, तो उनसे मैंने ये पूछा कि क्या आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ चल सकते हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होती है तो वाई नॉट, हम उनके साथ चल सकते हैं। तो आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि जहां पे आप नून लीग वालों को खैर बात कह दें और हुकूमत से अलहदा हो जाएं? देखिए काजमी साहब, जो इस वक्त हालात और मामलात है ना, बिलखुसूस एजेके के इलेक्शंस के बाद, वो इंतहाई गैर मामूली हैं, लेट मी पुट इट दिस वे। और जो धांधली की गई है, जिस तरीके से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराया गया बल्कि एजेके की आवाम का मैंडेट चुराया गया है, उस वैली का मैंडेट जो इस वक्त शदीद इश्तियाल अंगेजी के अंदर मुब्तला है, उनके इश्यूज हैं। आप एक फेक मैंडेट के साथ हुकूमत अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां के लोग आपको जहनी तौर पे और आईनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उस वैली में मजीद बेचैनी पैदा होगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर पीएमएलएन ऑल्सो, उनको सोचना चाहिए। अब बात यह है कि आज की भी मैं आपको अगर डेवलपमेंट बताऊं तो L15 में हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे और हमने, हालांकि वहां पर भी कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर काफी इश्यूज आए और हमने ये 10 तारीख को ही ड्यूरिंग पोलिंग हमने वो इलेक्शन कमीशन के सामने जमा कराया और हमने जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीपोलिंग के लिए कहा था वो एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन जो पीएमएलएन ने जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीपोलिंग के लिए कहा वो एक्सेप्ट हो गई। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि किस तरीके से गठजोड़ चल रहा है। अब बात यह है कि इस सिचुएशन
के अंदर तो मैं समझती हूँ कि एक वर्किंग रिलेशनशिप और एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप पीएमएलएन के साथ बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। आगे जाके क्या होता है ये तो जाहिर बात है कि पार्टी की क़यादत फिर बैठ के इसके ऊपर फैसला करेगी, लेकिन इस वक्त एज ऑफ टुडे एज आई स्पीक थिंग्स आर एक्सट्रीमली फ्लूइड। और जहां तक इत्तेहाद या अलायंस की बात है पीटीआई या दीगर जमातों के साथ, तो देखिए वो तो वक्त, हालात, मामलात और सिचुएशन देख के मैं आगे का कुछ नहीं कह सकती कि क्या हो, क्योंकि जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम 2024 के इलेक्शंस के बाद भी बड़े वाज़े तौर पे हमने कहा था कि वी ओपन टू डिस्कशन विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर मुल्क के मफाद में हुआ और जमहूरी अमल को जारी और सारी रखने के लिए हुआ तो बहुत सी चीजें हो सकती। ठीक है। अच्छा राना साहब, आपने ये बात सुनी, इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, अब 27 तारीख को इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है और उससे पहले एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद फिर आपके वुज़रा ने आके बयानात वगैरह भी दिए। बेहतर ना होता कि थोड़ी सी पहले तहकीकात कर ली जाती कि मामला है क्या, और फिर एक शख्स का जो इंडिविजुअल का एक्ट है, पूरी सियासी जमात को जिसको करोड़ों वोट पड़ा है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ना, आप समझते हैं कि जमहूरियत की खिदमत है? देखें, इसमें इन चीज़ों को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी लोगों में कि हमने बड़ा जल्दी इल्ज़ाम लगा दिया। देखें, जो इल्ज़ाम हमने लगाया है वो तो पीटीआई ने भी इंडोर्स कर लिया ना। हमने कहा है पीटीआई का वर्कर है, तो पीटीआई वाले भी मान गए उनका वर्कर है। तो ये इसको कितनी देर लगता है तहकीक करने में? अब आपका मैं मोबाइल देखूंगा तो अगर आपने उसमें जो है वो पीटीआई के झंडे लगाए हुए हैं तो मुझे पता चल जाएगा अतर काज़मी जो है वो असल में पीटीआई का बंदा है। क्या बात है। आपको इसमें मेरी और मियां साहब की तस्वीर नजर नहीं आएगी? आपने वो नहीं उसका जिक्र हो सकता है वो नजर आ जाए। तो वो देखें, बात ये कि ये हमने उसके ऊपर बात की ना। दूसरी चीज जो फौरन डिटर्मिन हो गई थी कि जिन पे उन्होंने हमला किया, वो जो अहलकार थे जीएचक्यू के, वो कोई उसके रिश्तेदार नहीं थे, तो वो कोई लिंकेज नहीं बना, कोई कनेक्शन नहीं बना ना कि वो उनके ऊपर क्यों हमला करेगा। तो फिर देखिए कनेक्शन जो उसमें जो क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आप मेरा फोन खोलेंगे, इसको चेक करेंगे और उसके बाद एक राय कायम करेंगे, वहां पे तो फोन उल्टा पड़ा हुआ है और आपने राय कायम कर ली ना। अभी तहकीकात नहीं हुई, पुलिस की जानिब से अचानक सब कुछ, आपने एक बंदे के साथ, मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा, आपने पूरी लीडरशिप को और पूरी जमात को कह दिया कि ये 27 को आएंगे और खुदा न खास्ता ऐसा करेंगे। मैं उस हवाले से कह रहा हूं। अब देखें ना, अब उस पे आ जाए। अब इनकी तारीख क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका माजी क्या है, ये क्या करते रहे। 9 मई इनके हवाले से हुआ, रेड लाइन खान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यही नारे लगाए थे ना। तो ये जब नैरेटिव ये किसके खिलाफ बिल्ड करते हैं? ये अदारों के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जुल्म और ये फलाना ढमकाना, तो अदारों को ये मलाइन कर रहे हैं। तो इनके जो वर्कर्स हैं 9 मई भी इसी तरीके से होता। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ये कहना कि इनके साथ, अब देखें ये तो चीज तय कि ये नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के एंटी जाते हैं। खान साहब की आप ट्वीट्स निकाल के देख लें। तो जब एक लीडर ये तर्ज जो है वो सियासत करे तो उसके वर्कर्स फिर कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना जी, कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनको पंप किया, आपने उनको जो है गुस्सा दिलवाया, आप रोज नफरत के बीज बो रहे हैं, आप हेट्रेड की सियासत को प्रमोट कर रहे हैं। फिर जब वो हेट आ जाए नजर, अब जामा अमल में आ जाए नजर, तो आप कहें हमारा इससे लेना देना ही नहीं, आप हमें क्यों कह रहे हैं? तो हम ये लिंक जो है वो बना रहे हैं और ये वजह है कि हम ये बातें कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ओन अब्बास भप्पी साहब, 27 तारीख का ये प्रोग्राम अब फाइनल है, इसलिए कि कल खान साहब से मुलाकात का दिन है और जो लिस्ट गई है उसमें सोहेल आफरीदी साहब का नाम भी है, इसी तरह शाहिद खटक साहब का नाम भी है, और तासुर यही है कि अगर कल मुलाकात नहीं होती तो उसके बाद भी एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। तो क्या कोई प्लान है जमात का इस हवाले से? अच्छा, मैं काजी साहब पहले उधर जाने से पहले अगर मैं राना साहब की थोड़ी सी स्टेटमेंट को करेक्ट कर दूं कि हमारे वाले से जो कहा कि हम एक दहशतगर्द जमात है और हमारी स्टेटमेंट्स हैं, अगर इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना है तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। फिर उसको आप कारगिल की स्टेटमेंट मियां नवाज शरीफ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अजमल कसाब से मूव करते हुए गुजरांवाला की तकरीर तक ले आते हैं, जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्टेटमेंट्स है वो क्या क्या कहते रह गए। और आज तो यकीन बहुत हुक्म है, पकड़े नहीं गए ना हमला करते हुए, आप तो पकड़े गए हैं। जी राना साहब, सो द पॉइंट इज कि अगर वो सारी स्टेटमेंट्स ये सच्ची हैं तो शायद वो भी सच्ची हो, तो इस हिसाब से ये टाइम तब्दील होता रहता है। पाकिस्तान में हर किसी ने एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत कर ली है, आपका अब दौर गुजर गया क्योंकि आप वन पेज पे आपको मजा आ रहा है, तो इट डजंट मैटर नाउ। एक चीज जो बार बार जो काज़ी साहब मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूं, अगर आप अब दहशतगर्द का कोई कौम, कोई जबान, कुछ नहीं होता। ये पहले दिन आके एक स्टेटमेंट दे देना,
देखिए मैं उसके एक्ट को कंडेम करता हूं, मतलब कौन किसी की जरूरत इस तरह करके करे, मतलब अगर वो है तो उसने दहशतगर्दी की है, लेकिन उसको हमसे लिख करना, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, उसने भी वीडियो स्टेटमेंट जारी की ताकि कोई सवाल ना पूछ सके, कोई सीसीटीवी फुटेज ना मांग सके, कोई जवाब ना हो सके, एक खत्म कर दिया और उसके बाद कंप्लीट साइलेंस है, किसी की आज कोई बात नहीं है। एक वीडियो वायरल है जिसमें उसकी शख्स की फोटो नजर आ रही है कईयों के साथ, मैं तो ये डर रहा था कि वीडियो देखते कहीं मेरे साथ नजर आ जाए, पता नहीं किस जलसे में वो मेरे साथ ना घूम फिर रहा हो। सो इस तरीके से किसी को ब्लेम करना, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर इस तरीके हो तो फिर वो जो एक डार साहब थे, मैं उस साहब से इसहाक डार का दामन तो नहीं पकड़ सकता कि भाई तुम उसके रिस्पॉन्सिबल हो। दैट डजंट मैटर, यह हर बंदे की अपनी एक सोच है, हर बंदा आजाद है, आपको उसकी एक्ट पे उसको पकड़े, बजाय आपके उसके पीछे जाके पूरे खानदान को और पूरी आप उसकी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़े। अब जहां तक है 27 की बात, देखिए 27 का प्लान तो है कंफर्म, लेकिन आप एक पूरी कंटिन्यूटी चेक करें। जब पिछली दफा 2024 में अक्टूबर में हम आने लगे थे, उस वक्त शंघाई कॉर्पोरेशन का इजलास बना लिया उन्होंने कि जनाब शंघाई का इजलास है, इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जब नवंबर में आ रहे थे तो उस वक्त शायद वो कोई मुल्क है रशिया के साथ है, उन्हीं सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से, उसका कोई हेड ऑफ द स्टेट आ रहा जिसका नाम किसी को नहीं पता था कि वो आ रहा है जनाब, ये फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे 27 सितंबर के करीब कोई ना कोई हेड ऑफ द स्टेट आ जाएगा, कुछ ना कुछ यहां पे हो जाना है और एक प्लान होगा। देखिए इस्लामाबाद में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है और ये जनाब फिर आ रहे हैं। मैं आपको पहले इंडिकेट कर रहा हूं, ऑलरेडी इन्होंने एक माइंडसेट बना रही है। उसकी जो कल की जो एपिसोड था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का, ये उसी साहब की पहली कड़ी थी कि देखें जी इन्होंने 27 को यही कुछ करना है। देखिए इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलिए। हमें अब आप बात कर रहे थे कि इनसे आप बात क्यों नहीं करते, क्योंकि आप पॉलिटिकल फोर्स समझेंगे तो हम आपसे बात करेंगे ना। जब कभी हम किसी तरीके से, अब इनको डर ये लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी से या मौलाना से हमारी कोई बात ना हो जाए, इन्होंने फौरन हमें जनाब वो नुक्कड़ में जाके दहशतगर्द अभी से बनाना शुरू कर दिया है। आई कैन टेल यू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डेस्परेट हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, और मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बाद तो इनके वैसे भी समझ नहीं लग रहा कि अब जाना किस साइड को, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट शायद ये एक्सेस बैगेज जो है अब वो और उठाने को तैयार भी नहीं लग रही मुझे जी। चले मैं एक छोटी सी एक ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो सिस्टम के हवाले से भी बात करेंगे और जो पीटीआई के राब्ते हैं मौलाना असद पार्टी से, पीटीआई क्या सोच रही है उस पर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर साल 1300 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हर रोजाना की बुनियाद पे 1300 बच्चे पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से वफात पा जाते हैं। ये सिचुएशन है और ये जो फिगर्स हैं ये बड़े अदादोशुमार बड़े अलार्मिंग किस्म के हैं, और ये मुल्क का जो वजीर सेहत है वो ये कह रहा है। अच्छा शर्मिला साहिबा, ये जब सिस्टम के फेलियर की बात होती है, मोहसिन नकवी साहब ने कहा बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब एक वफाकी वजीर ये कह रहा है कि 1300 बच्चे हमारे रोज इसलिए फौत हो जाते हैं क्योंकि हम उनको मुनासिब खुराक नहीं दे सकते, तो फिर तो ये सिस्टम फेल कर रहा है ना अपनी आबादी को। देखें जी, मैं ये बड़ी लंबी डिस्कशन है काजमी साहब, और किसी एक शोबे को लेके आप अगर कहें सिस्टम फेल हो गया और सिस्टम को रैप अप कर दे, तो फिर नया सिस्टम बताएं ना कि कौन सा ऐसा सिस्टम लाया जाए या कौन सा ऐसा सिस्टम वर्केबल है जो आवाम को डिलीवर करे। अब अगर आप HIV के केसेस के हवाले से ही देख लें तो पाकिस्तान के अंदर अब ये एक एपिडेमिक बनने की शक्ल इख्तियार कर रहा है, और जो 4-5 साल के बच्चे हैं वो यूज सिरिंजेस और ख़राब सिरिंजेस की वजह से उनमें HIV फैल रहा है। तो अगेन सिस्टम फिर यहाँ पर भी नाकाम रहा है अपने बच्चों को महफूज करने के लिए। इसी तरीके से जब आपका आइन तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाया पाकिस्तान में जमहूरी अमल को, और एक डिक्टेटर्स आके बैठे और जमहूरी अमल को उसको गस्ब करके इक़्तिदार के ऊपर काबिज हो गए, तो जब भी सिस्टम फेल हुआ था ना, तो सिस्टम तो बारहा हर दौर के अंदर फेल होता रहा। अब अगर आपने बात करनी है कि लोगों की सर्विस डिलीवरी कैसे बेहतर होनी है, तो फिर ये जो बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, नए सूबों की, तो फिर ये तो फिर सियासी बात हुई। ज्योग्राफिकली आप 4 सूबों के 8 बना दें, 10 बना दें, तो इससे गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, इससे शायद गवर्नेंस और मजीद खराब हो जाएगी, बिकॉज नए सूबे बनते हैं और चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, काबीना बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी बनती है, ब्यूरोक्रेसी आती है, आपके पास तो फिस्कल स्पेस ही नहीं है। जो तरीकेकार है वो ये है कि आप अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो आपका 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसको एम्पावर करें, उसमें लोगों को बराह रास्त सर्विस डिलीवरी के मौके दें। अब अगर आप पाकिस्तान का हवाला ले लें तो फिर आप पंजाब में देखें ना,
कि 2021 के बाद से लेकर 5 साल हो गए हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं आया। बार बार जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसको डिले कर लेती है, कोई ना कोई बहाने हीले करके डिले कर लेती है, इलेक्शंस नहीं बनने दे रही ना, क्योंकि इक्तदार और पावर सेंटर उन्होंने अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रखना है। तो ये इश्यूज हैं। सिस्टम को आप आइन के तहत पहले पूरा इम्प्लीमेंट तो करें, और उसके अंदर अगर जहां आपको लूप होल्स नजर आते हैं उनको क्लब करें, उनको बेहतर करें। ठीक है जी। राणा साहब, आपने सुना, एक तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात होती है या सूबों की बात होती है, लगता है ऐसे है कि शायद रेजिस्टेंस पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है, आप लोग शायद कुछ हद तक उसके ऊपर राजी हो गए। नहीं, देखिए, ये अभी डिबेट हो रही है, मीडिया में डिस्कस हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो कोई इसके ऊपर मूवमेंट नहीं है ऑफिशियली कोई ऐसी। अच्छा, वैसे आप उन 4 लोगों में से जिन्होंने चाइना का मॉडल बड़े डिटेल स्टडी किया, डू यू रियली थिंक कि हमें कुछ ना कुछ डेवोल्यूशन की जरूरत तो है ना चीजों? देखिए, ये 2 डिस्कशंस हैं। एक है वर्टिकल डेवोल्यूशन, जिसपे आप कहते हैं कि 2 टेयर्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, तीसरा टेयर अगर सिंध में है तो वो हैंडीकैप है, वो ना होने के बराबर है, कि तीसरा टेयर हो और वो एम्पावर्ड हो, जिसको लोकल बॉडीज कहते हैं, वो फाइनेंशियली ऑटोनमस हो, उसका जो है वो कंटिन्यूस हो, वो एम्पावर्ड हो और वो मोहताज ना हो सूबे का। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं तो इससे एग्री करता हूं। चाइना के अंदर जो डिवॉल्व 5 टेयर्स हैं हुकूमत के, और वो डिवॉल्व हैं, उनके सर्विस डिलीवरी 60% एक्सपेंडिचर जो है ना, जो खर्चा है जो हुकूमत करती है, वो लोकल बॉडीज के जरिए करती है चाइना में। तो यहां तो मेरे ख्याल से 3-4% है, 8% है, बाकी वो सूबा डायरेक्टली जो है वो खर्च करता है। देखिए, मोर ऑफ द सेम, कि आप हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि 2 टेयर सिस्टम है, सेंटर और सूबे आप 4 से 12 बना दें। तो प्रॉब्लम क्या है सूबों के अंदर, क्या इश्यूज क्या हैं? देखें, सूबा आपका इकोनॉमिक कोई डेटा नहीं है सूबों के पास। अगर आप पूछे सिंध की क्या जीडीपी है तो चीफ सेक्रेटरी के पास जवाब नहीं होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से पूछेंगे कि तुम्हारी क्या जीडीपी है, उसके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो मेजर ही नहीं होती, उनका काम ही नहीं है, उनका मईशत से, कॉमर्स से, इंडस्ट्री से उनकी ओनरशिप ही नहीं है। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि वो जो है आपका एनवायरनमेंट पे आपका फैक्ट्री को ताला लगाए, ईओबीआई पे ताला लगाए, सोशल सिक्योरिटी पे ताला लगाए, एक्साइज पे ताला लगाए, वो आपके जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे ताला लगाए। तो उसके जो केपीआईज हैं, जो उसका जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो पेनलाइज करना है इंडस्ट्री को। जबकि चाइना के अंदर ये मॉडल है कि जो मेयर है सिटी का, टाउन का, या जो उनकी पार्टी है, वो इकोनॉमी के लिए, उस शहर की, उस टाउन की इकोनॉमी के लिए वो जिम्मेदार है और इनेबल करता है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट उसको बीजिंग नहीं जाना पड़ता उसके बिजनेसमैन को पॉलिसी बनाने के लिए। वो अपने शहर से बाहर ही नहीं निकलता, शहर के अंदर ही उसके फैसले हो जाते हैं उसके बिजनेस से रिलेटेड। और उनसे पूछा जाता है कि टाउन का अगर जीडीपी $1 बिलियन है तो अगले साल आपने उसको बढ़ाया है, अगले साल आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है। यहां सूबे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा रहे हैं एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, वो कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं जो है एक्सपोर्ट की। तो ये चीजें देखें, आप सूबे और बना लें, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। लेकिन आप इन मसाइल को हल ना करें। चले, फिर आखिरी बात जी, 2010 से 18वीं तरमीम हुई हुई है, आपको अरबों रुपए जो है वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो कहां है, वो किधर है इंफ्रास्ट्रक्चर? चले, बपी साहब में, बलोचिस्तान में, केपीके में आप पूछें कि वो किधर है। ठीक है, अच्छा, में तो फिर नजर आता है। बपी साहब, जरा मुझे ब्रीफली बताइएगा सर, पीपल्स पार्टी और मौलाना से आपने जो राब्ते का जिक्र किया, क्या ये कोई संजीदा नौयत की बातचीत हो रही है? ये आपके साथ आ सकते हैं मौलाना? देखिए जी, मैं तो इन दोनों कुलीग्स की बात से यही बात आगे चला देता हूं कि हम पॉलिटिकल फोर्स हैं और पॉलिटिकल नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं। यस, आई कैन कंफर्म कि मौलाना के हवाले से बातचीत कहीं ना कहीं किसी पार्टी के लेवल पे चल जरूर रही है, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा एक मिसट्रस्ट भी है, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 2 जमातें हम कभी इकट्ठे नहीं चल पाए, तो वो चीजें थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। बट एनीथिंग, जो भी चीज इस सिस्टम को चैलेंज करेगी, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। दैट आई कैन टेल यू दैट। उसकी वजह है कि हम बिलीव करते हैं कि सिस्टम एक दफा रीसेट होना चाहिए। ये निजाम इस तरह पाकिस्तान में नहीं चल सकता। ठीक है, बार ये जो अब्बास, बपी साहब, शर्मिला फारूकी साहब, राना साहब, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, बपी साहब कह रहे हैं कोई भी चीज जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी होगी या हमारा साथ देगी, उसको हम यकीनन वेलकम करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।